नाइटिंगेल बाय क्रिस्टीन हेना। चैप्टर 23। गर्मियों का मौसम खत्म हो गया था। सुनहरी धूप वाले दिन मध्यम आसमानों और गिरती हुई बारिश में बदल गए थे। इजाबेल इस कदर फरार के रास्ते पर मरकूज थी कि उसे मौसम की तब्दीली का भी अंदाजा न हुआ। अक्टूबर की एक सर्द दोपहर को वो मुसाफिरों की भीड़ में ट्रेन के डब्बे से बाहर निकली, हाथ में खिजा के फूलों का गुलदस्ता लिए हुए। जब वो बुलेवार्ड की तरफ बढ़ी तो जर्मन मोटर कारें सड़क पर भरी हुई थीं, जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई। सिपाही एतमाद से कदम बढ़ाते हुए खौफजदा और बेरौनक पेरिस के शहरियों के बीच चल रहे थे। स्वास्तिका यानी नाजी के झंडे सर्दी की हवा में फड़फड़ा रहे थे। वो तेजी से मेट्रो की सीढ़ियां उतर गई। सुरंग लोगों से भरी हुई थी और नाजियों के इश्तिहारात से सजी हुई थी, जो बरतानवियों और यहूदियों को शैतान बना रहे थे और फ्यूरर को हर सवाल का जवाब बता रहे थे। अचानक हवाई हमले के सायरन चीखने लगे, बिजली चली गई, हर तरफ अंधेरा छा गया। उसे लोगों की बड़बड़ाहटें, बच्चों के रोने और बूढ़ों के खांसने की आवाजें सुनाई दी। दूर कहीं धमाकों की गूंज सुनाई दी। शायद ये बुलोगन ब्याकोट था। एक बार फिर, और क्यों न होता, रेनॉल्ड तो जर्मनों के लिए गाड़ियां बना रहा था। जब ऑल क्लियर का सायरन बजा तो कोई न हिला, यहाँ तक कि चंद लम्हों बाद बिजली वापस आई और रोशनी हुई। इजाबेल तकरीबन ट्रेन तक पहुंच चुकी थी जब एक सीटी की आवाज गूंजी। वो साकित हो गई। नाजी फौजी फ्रांसीसी मुखबरों के साथ सुरंग में दाखिल हुए, एक दूसरे से बात करते हुए, लोगों की तरफ इशारा करते हुए उन्हें खींचकर बाहर निकालते और घुटनों के बल बिठाते। एक राइफल उसके सामने नमूदार हुई। कागजात दिखाओ, जर्मन ने कहा। इजाबेल ने एक हाथ में फूल मजबूती से थामे और दूसरे हाथ से घबराहट में अपना पर्स टटोला। उसने फूलों के गुलदस्ते में एनुक के लिए एक पैगाम छुपा रखा था। ये तलाशी कोई हैरानकुन बात न थी। जब से इत्तेहादी अफवाज ने शुमाली अफ्रीका में कामयाबियां हासिल की थीं, जर्मन हर जगह लोगों को रोककर कागजात मांगते थे। गलियों में, दुकानों में, रेलवे स्टेशनों में, गिरजाघरों में, कहीं भी तहफ्फुज न रहा था। उसने जाली शिनाख्ती कार्ड बढ़ाया। मैं अपनी वालिदा की एक सहेली से दोपहर के खाने पर मिलने जा रही हूँ। फ्रांसीसी मुखबिर जर्मन के करीब आया, कागजात देखे, सर हिलाया और जर्मन ने कागजात वापस करते हुए कहा, जाओ। इजाबेल ने जल्दी से मुस्कुराहट दी, शुक्रिया कहा और तेजी से ट्रेन की तरफ बढ़ी। और जैसे ही दरवाजे बंद हुए, एक खुली बोगी में दाखिल हो गई। जब वो 16वें आरांडसमान में उतरी तो उसका हौसला बहाल हो चुका था। गलियों में गीली धुंध छाई हुई थी। इमारतें और सैन नदी पर आहिस्ता चलती हुई कश्तियां नजरों से ओझल थीं। आवाजें धुंध में बिगड़ कर सुनाई दे रही थीं। कहीं से गेंद का टपकने की आवाज आ रही थी। शायद लड़के सड़क पर खेल रहे थे। एक कश्ती ने हॉर्न बजाया और उसकी गूंज देर तक सुनाई देती रही। एवेन्यू पर वो एक मोड़ काटी और एक बिस्तरों की तरफ गई, जो चंद एक मकामात में से एक था जहां अभी तक रोशनी जल रही थी। एक सर्द हवा ने छज्जे को हिलाया। वो खाली मेजों के पास से गुजरी और बैरूनी काउंटर पर जाकर कॉफी का ऑर्डर दिया, यकीनन बिना कॉफी या दूध के। जूलियट, क्या तुम हो? इजाबेल ने अनोक को देखा और मुस्कुराई। गैब्रियल, तुम्हें देखकर खुशी हुई। इजाबेल ने फूलों का गुलदस्ता एनोक को दिया। एनोक ने भी एक कॉफी मंगवाई। जब वो दोनों सर्द मौसम में कॉफी पी रही थी तो एनोक ने कहा, मैं कल अपने चचा हेनरी से मिली थी। वो तुम्हें याद कर रहे थे। क्या वो बीमार हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल इसके बरक्स। वो अगले मंगल की रात के लिए एक पार्टी का मंसूबा बना रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें दावत दूं। क्या मैं तुम्हारी तरफ से कोई तोहफा ले जाऊं? नहीं नहीं, लेकिन एक खत अच्छा होगा। ये देखो, मैंने पहले से तैयार कर रखा है। इजाबेल ने खत लिया और उसे अपने पर्स की तह में रख दिया। एनोक ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों के गिर्द साए गहरे हो चुके थे। गालों और पेशानी पर नई लकीरें उभर आई थीं। ये छुप छुप कर जीने वाली जिंदगी उस पर असर डालने लगी थी। क्या तुम ठीक हो मेरी दोस्त? इजाबेल ने पूछा। एनोक की मुस्कुराहट थकी हुई थी मगर सच्ची थी। हाँ, वो रुकी। मैं कल रात गेतान से मिली थी। वो कायरो में मीटिंग में होगा। ये तुम मुझे क्यों बता रही हो? इजाबेल, तुम जितनी साफ दिल लड़की हो मैंने कभी नहीं देखी। तुम्हारी हर सोच और एहसास तुम्हारी आंखों से जाहिर हो जाता है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुमने कितनी बार उसका जिक्र किया है। वाकई, मुझे लगा था कि मैंने उसे छुपा लिया है। ये अच्छी बात है। दरअसल ये याद दिलाता है कि हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। सादा सी बात, एक लड़की, एक लड़का और उनका मुस्तकबिल। उसने इजाबेल की गालों पर बोसा दिया, फिर धीरे से सरगोशी की। वो भी तुम्हारा जिक्र करता है। गली से गुजरती हुई वो पैडल चलाती क्रू शहर में दाखिल हुई, मगर चौराहा नजरअंदाज कर दिया। ऐसे बरसात वाले खजां के दिन में लोग बाहर कम ही निकलते थे। सिर्फ औरतें और बच्चे राशन की कतारों में खड़े थे। उनकी कोटें और टोपियां बारिश से भीग रही थीं। जर्मन ज्यादातर इमारतों के अंदर थे।
जब वो होटल बेलोवे पहुंची तो थकन से चूर हो चुकी थी। उसने साइकिल से उतरकर उसे एक स्ट्रीट लैंप से बांधा और अंदर दाखिल हो गई। ऊपर एक घंटी बजी, जिसने लॉबी में बैठे जर्मन सिपाहियों को उसकी आमद की इत्तला दी, जो दोपहर की कॉफी पी रहे थे। मौवाजेल, एक अफसर ने कहा और एक क्रिस्पी सुनहरी पीन आर शोकला की तरफ हाथ बढ़ाया। तुम तो पूरी की पूरी भीग गई हो। ये फ्रांसीसी बारिश से बचना ही नहीं जानते। वो सब हंसने लगे। उसने मुस्कुराहट बरकरार रखी और उनके पास से गुजरती हुई आगे बढ़ गई। होटल की रिसेप्शन पर पहुंचकर उसने घंटी बजाई। हेनरी अंदर वाले कमरे से निकला। हाथ में कॉफी का ट्रे था। उसने उसे देखा और सर हिला दिया। एक लम्हा मैडम, हेनरी ने कहा और ट्रे को लिए हुए आगे बढ़ा, वहां जहां 2 SS एजेंट अपनी स्याह वर्दियों में मकड़ियों की तरह बैठे थे। जब हेनरी रिसेप्शन पर वापस आया तो बोला, मैडम जरवेस, वापसी पर खुशामदेद। आपको देखकर खुशी हुई। आपका कमरा तैयार है, अगर आप मेरे साथ चलें। उसने सर हिलाया और हेनरी के पीछे पीछे तंग गालियारे से होते हुए सीढ़ियां चढ़कर दूसरे फ्लोर पर पहुंच गई। वहां हेनरी ने एक पुराना कुंजीनुमा चाबी ताले में डाली, घुमाई और दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक सिंगल बेड, एक नाइट स्टैंड और एक लैंप था। वो उसे अंदर ले गया, दरवाजा अपने पांव से बंद किया और उसे बाहों में ले लिया। इजाबेल, उसने उसे अपने करीब खींचकर कहा, तुम्हें देखकर खुशी हुई। फिर उसे छोड़कर पीछे हट गया। रोमेन वेल के बाद मैंने फिक्रमंद हो गया था। इजाबेल ने अपना भीगा हुआ हैट हटाया। ओई, पिछले 2 महीनों में नाजियों ने उन लोगों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन शुरू कर दिया था, जिन्हें वो तखरीबकार और मुजाहिमतकार कहते थे। आखिरकार वो समझने लगे थे कि औरतें भी इस जंग में अहम किरदार अदा कर रही हैं और उन्होंने रोमेन विज में 200 से ज्यादा फ्रांसीसी औरतों को कैद कर दिया था। उसने अपना कोट खोला और उसे बिस्तर के कोने पर रख दिया। कोट की तह से एक लिफाफा निकाला और हेनरी की तरफ बढ़ा दिया। ये लो, उसने कहा। ये रकम MI 9 की तरफ से आई थी। हेनरी का होटल उन कहम महफूज ठिकानों में से एक था जिन्हें उनके ग्रुप ने कायम कर रखा था। इजाबेल को एक बात पसंद थी कि वो बरतानवी, अमेरिकी और मुजाहिमतकारों को नाजियों की नाक के नीचे पनाह देते थे। आज रात वो इसी सबसे छोटे कमरे की मेहमान थी। उसने एक पुरानी लकड़ी की मेज के पीछे से कुर्सी खींची और बैठ गई। अजितमा आज रात के लिए तय है, 11 बजे रात एंगलर फार्म की मतरूक खलियान में। मौजू क्या है? मैं खुद लाइलिम हूँ। वो बैठ के किनारे बैठ गया। उसके चेहरे के तासुरात से अंदाजा हो रहा था कि वो संजीदा बात करने वाला है और इजाबेल ने हल्का सा करहा। सुनने में आया है नाजी नाइटिंगेल को तलाश करने के लिए बेताब हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि वो हमारे फरार के रास्ते में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे मालूम है हेनरी, उसने एक भंवे उठाई। उम्मीद है तुम ये कहने नहीं जा रहे कि ये खतरनाक है। तुम बहुत ज्यादा बार जा चुकी हो। अब तक कितने सफर किए हैं? 24। हेनरी ने सर हिलाया। तो फिर ताज्जुब नहीं कि वो तुम्हें ढूंढने में इतने बेचैन हैं। हमें मार्से और पेरपिनियन के जरिए चलने वाले एक और फरार के रास्ते की खबर मिली है, जो सफलता से चल रहा है। मसला जरूर पैदा होगा इजाबेल। उसे हैरानी हुई कि हेनरी की फिक्रमंदी ने उसे कितना मुतासिर किया और अपना असली नाम सुनना कितना अच्छा लगा। दोबारा कुछ लम्हों के लिए ही सही, इजाबेल रोसिग्नॉल बनकर रहना खुशगवार का और किसी ऐसे शख्स के साथ बैठना जो उसे जानता हो। उसकी जिंदगी का बहुत सा हिस्सा छुपने, भागने और अजनबियों के साथ महफूज घरों में गुजरा था। फिर भी उसने इस मौजू पर बात करने की जरूरत महसूस न की। ये फरार का रास्ता कीमती था और वो खतरा लेने के काबिल था। तुम मेरी बहन पर नजर रखे हुए हो, ओई? ओई, वो नाजी अभी उसके घर में ठहरा हुआ है? क्या बात है? वियान को कुछ अरसा पहले स्कूल से निकाल दिया गया। क्यों? तलबा उसे पसंद करते हैं, वो एक बेहतरीन मोहल्लेमा है। अफवाह यह है कि उसने एक गिस्टापो अफसर से सवाल कर दिया था। ये वियान जैसा नहीं लगता। तो अब उसके पास कोई आमदन नहीं, वो गुजारा किस पर कर रही है? हेनरी को उलझा हुआ नजर आया। बाजार में चहमागुइयां हैं। चहमागुइयां? उसके और उस नाजी के बारे में। ये एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया था जिसके खत्म होने की दुआएं मांगी जा रही थीं। वियान ने जिससे हो सका सबको, दुकानदार, राहिबों और गांव वालों को, यही बताया कि रेचल को उसके दोनों बच्चों के साथ बदर कर दिया गया है। यही एक बात थी जो वो कर सकती थी। आज एक लंबे और थका देने वाले दिन के बाद जब वो कतार में खड़ी रही और आखिर में बताया गया कि कुछ बाकी नहीं रहा, तो वियान शिकस्त कदमों के साथ शहर से निकल गई। फ्रांस भर में मजीद जबरी हिजरतों और गिरफ्तारियों की अफवाहें गर्दिश कर रही थीं। हजारों फ्रांसीसी यहूदियों को इंटर्नमेंट कैंपों में रखा जा रहा था। घर पहुंचकर उसने अपना भीगा हुआ कोट दरवाजे के बाहर लगे एक हुक पर टांग दिया। उसे उम्मीद तो न थी कि ये सुबह तक खुश्क हो जाएगा, लेकिन कम से कम वो फर्श पर टपकेगा नहीं। उसने दरवाजे के पास ही अपने कीचड़ से भरे रबड़ के जूते उतारे और अंदर चली गई। हस्बे मामूल सोफी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। मैं ठीक हूँ, वियान ने कहा। सोफी ने संजीदगी से सर हिलाया। हम भी ठीक हैं।
क्या तुम आरी को नहला दोगी जब तक मैं खाना बनाती हूँ? सोफी ने आरी को बाहों में उठाया और कमरे से चली गई। वियान ने अपने बालों से लिपटा हुआ स्कार्फ खोलकर लटकाया। फिर उसने टोकरी सिंक में रख दी ताकि वो सूख जाए और पैंट्री में गई, जहां से उसने एक सॉसेज, कुछ छोटे नरम पड़ते आलू और प्याज चुने। वापस किचन में उसने चूल्हा जलाया और अपनी सियाह कास्ट आयरन की कढ़ाई गरम की। कीमती तेल का एक कतरा डालकर उसने सॉसेज को सुनहरी होने तक फ्राई किया। वियान लकड़ी के चम्मच से गोश्त को तोड़ती रही, उसे गुलाबी से सुरमई और फिर खस्ता भूरे रंग में तब्दील होते देखती रही। जब वो खस्ता हो गया तो उसने आलू के टुकड़े, कटी हुई प्याज और लहसुन शामिल किया। लहसुन ने छनक मारी, ब्राउन होने लगा और अपनी खुशबू हवा में बिखेर दी। ये तो बहुत मजेदार खुशबू दे रहा है। खैर कप्तान, उसने आहिस्तगी से कहा, मुझे आपकी मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई नहीं दी। मुज़ेल सोफी ने मुझे अंदर आने दिया। उसने चूल्हे की आंच धीमी की और पैन को ढांपकर उसकी तरफ मुड़ी। दोनों ने एक खामोश मुआहिदे के तहत ये जाहिर किया हुआ था कि बागीचे में गुजरी वो रात कभी नहीं हुई थी। किसी ने उसका जिक्र नहीं किया, मगर वो लम्हा हर वक्त उनके दरमियान मौजूद रहता था। उस रात के बाद सब कुछ थोड़ा सा बदल गया था। अब वो अक्सर उनके साथ खाना खाता था, ज्यादातर वो चीजें जो वो खुद लाता। कभी हैम का टुकड़ा, कभी आटे का थैला, कभी कुछ सॉसेज। वो अपनी बीवी और बच्चों के बारे में खुले दिल से बात करता और वो अंतवान का जिक्र करती। उनके अल्फाज एक ऐसी दीवार को कायम रखने के लिए होते जो दर हकीकत पहले ही गिर चुकी थी। वो बार बार बड़े नरमी से वियान को पेशकश करता कि वो अंतवान के लिए उसके पार्सल पोस्ट कर दे, जिनमें वो जो कुछ भी बचा पाती रख देती, पुराने दस्ताने, बचा हुआ सिगरेट या जाम की एक कीमती बोतल। वियान ने खास तौर पर ख्याल रखा कि वो बैग के साथ कभी अकेली न हो। यही सबसे बड़ा फर्क था। वो रात को बाहर पिछवाड़े न जाती, न ही सोफी के सोने के बाद जागती रहती। उसे खुद पर भरोसा नहीं था। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ, उसने कहा। उसने कागजात का बंडल उसकी तरफ बढ़ाया। पैदाइश का सर्टिफिकेट जो जून 1939 में पैदा होने वाले एक बच्चे के लिए था। एतियन और एमी मोरियक का बेटा, नाम था डैनियल अंतवान मोरियक। वियान ने बैग की तरफ देखा। क्या उसने उसे कभी बताया था कि वो और अंतवान अपने बेटे का नाम डैनियल रखना चाहते थे? शायद बताया होगा, अगरचे उसे याद नहीं था। यहूदी बच्चों को छुपाना अब खतरनाक होता जा रहा है, या यूं कहिए कि बहुत जल्द हो जाएगा। आपने उसके लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है, उसने कहा। तुम्हारे लिए, उसने आहिस्तगी से कहा, और ये जाली कागजात है मैडम, याद रखना, इस कहानी के साथ मेल खाने के लिए कि तुमने उसे किसी रिश्तेदार से गोद लिया है। मैं कभी नहीं बताऊंगी कि ये तुमसे आए हैं। मुझे अपनी फिक्र नहीं है मैडम। आरी को फौरन डैनियल बनना होगा, पूरी तरह से, और तुम्हें बहुत ज्यादा एहतियात बरतनी होगी। गेस्टापो और एसएस दरिंदे हैं। अफ्रीका में इत्तेहादियों की फतूहात हमें सख्त नुकसान पहुंचा रही हैं, और ये जो यहूदियों का आखिरी हल है, ये कैसा जुल्म है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। वो रुका और उसकी तरफ नीचे देखने लगा। मैं तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता हूँ। तुमने रखा है, उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा और वो भी उसकी तरफ, अगरचे उसे मालूम था कि ये गलती है। सोफी दौड़ती हुई किचन में आई। आर्या को भूख लग रही है मम्मा, वो बार बार शिकायत कर रहा है। बैक वहीं रुक गया। उसके करीब से हाथ बढ़ाकर उसके बाजू को छूते हुए उसने काउंटर से एक कांटा उठाया। उसने उसे सॉसेज का एक परफेक्ट निवाला, एक खस्ता भूले आलू का टुकड़ा और कैरेमल रंग की प्याज का टुकड़ा चुनकर खाया। खाते वक्त उसने नीचे उसकी तरफ देखा। वो इतना करीब था कि वियान उसकी सांस महसूस कर सकती थी। ये उसका सांस था जो उसके गाल को छू रहा था। आप एक बेमिसाल बावर्ची है मैडम। मर्सी, उसने सख्ती से कहा। वो पीछे हट गया। मुझे अफसोस है कि मैं रात के खाने के लिए नहीं रुक सकता मैडम, मुझे जाना है। वियान ने जबरदस्ती नजरें उससे हटाकर सोफी की तरफ मुस्कुराकर देखा। 3 लोगों के लिए मेज लगा दो। कुछ देर बाद जब खाना चूल्हे पर दम पर था, वियान ने बच्चों को उनके बिस्तर पर जमा किया। सोफी, आरी, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है मम्मा? सोफी ने पूछा, और पहले ही फिक्रमंद लग रही थी। वो फ्रांस में पैदा होने वाले यहूदियों को भी मुल्क बदर कर रहे हैं। वो रुक गई। बच्चों को भी। सोफी ने तेजी से सांस अंदर खींची और 3 साला आरी की तरफ देखा, जो खुशी से बिस्तर पर उछल रहा था। वो इतना छोटा था कि नई शनाख्त को समझ नहीं सकता था। अगर वो उसे आज से हमेशा के लिए ये बताती रहे कि उसका नाम डैनियल मोरियक है, तब भी वो ये नहीं समझ पाता कि क्यों। अगर वो अपनी माँ की वापसी पर यकीन रखता और उसी उम्मीद पर जीता रहता, तो जल्द या बदेर कोई ऐसी गलती कर बैठता जो उसे मुल्क बदर करवा देती, या शायद उन्हें सबको हलाक करवा देती। वो ये खतरा नहीं ले सकती थी। उसे सबको बचाने के लिए उसका दिल तोड़ना पड़ेगा। माफ करना रेचल। उसने और सोफी ने एक दर्दनाक नजर एक दूसरे पर डाली।
वो दोनों जानती थीं कि क्या करना होगा, मगर एक माँ दूसरी औरत के बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आरी, उसने नरमी से कहा, उसका चेहरा हाथों में लेते हुए। तुम्हारी मम्मा अब फरिश्तों के साथ जन्नत में है, वो वापस नहीं आएंगी। वो उछलना रुक गया। क्या? वो हमेशा के लिए चली गई हैं, वियान ने फिर कहा, अपनी आंखों में आने वाले आंसू जब्त करते हुए। उसे ये बात बार बार कहनी पड़ेगी जब तक वो यकीन न कर ले। अब मैं तुम्हारी मम्मा हूँ और तुम्हारा नाम डैनियल होगा। वो उलझकर मुंह चबाने लगा और उंगलियों से कुछ गिनने लगा, जैसे वो इस सबको समझने की कोशिश कर रहा हो। तुमने कहा था वो वापस आएगी। वियान को ये कहना सख्त नापसंद था। वो नहीं आएगी, वो चली गई है। जैसे पिछले महीने वो बीमार बच्चा खरगोश मर गया था, याद है? वो उसे सहन में बड़ी मोहब्बत से दफनाए थे। खरगोश की तरह चली गई। उसकी भूरी आंखों में आंसू भर आए और बहने लगे। उसके होंठ कांपने लगे। वियान ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसकी पुष्ट सहलाने लगी, मगर ना वो उसे काफी दिलासा दे सकी, ना ही उसे छोड़ सकती थी। आखिरकार वो पीछे हटी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, समझे डैनियल, मैं तुम्हारा भाई बनूंगा, सोफी ने कहा। उसकी आवाज लरज रही थी। सच में? वियान को लगा जैसे उसका दिल टूट गया हो, मगर वो जानती थी कि रेचल के बेटे को महफूज रखने का और कोई रास्ता नहीं था। उसने दुआ की कि आरी इतना छोटा हो कि वो ये सब भूल जाए, और यही दुआ उसके लिए सबसे ज्यादा दुख देने वाली थी। उसने हमवार लहजे में कहा, कहो, अपना नाम बताओ। डैनियल, उसने कहा, उलझता हुआ खुश करने की कोशिश करते हुए। वियान ने उसे वो नाम बार बार दोहराने को कहा, रात के खाने के दौरान, बर्तन धोते वक्त और सोने से पहले। उसने दुआ की कि ये बहरूप उसे बचा ले, कि उसके जाली कागजात तफ्तीश में कबूल हो जाएं। अब वो उसे कभी भी आरी नहीं कहेगी, ना ही उसे दिल में आरी समझेगी। कल वो उसके बाल बिल्कुल छोटे काट देगी, फिर वो शहर जाएगी और सबसे पहले वो अफवाह उड़ाने वाली हेलन रुएल को बताएगी कि ये बच्चा उसने नीस में एक मुर्दा कजिन से गोद लिया है। खुदा सबकी हिफाजत करे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। नाइटिंगेल बाय क्रिस्टीन हैना। चैप्टर 25। इजाबेल स्याह लिबास में मलबूस, सुनहरी बालों को ढांपे कारीवों की सुनसान गलियों से दबे पांव गुजर रही थी। कर्फ्यू का वक्त गुजर चुका था। एक मध्यम सा चांद कभी कभार नाहमवार पथरीली सड़कों पर रोशनी डालता, मगर ज्यादातर बादलों में छुपा रहता। वो कदमों की चाप और ट्रक के इंजन की आवाजों पर कान लगाए हुए थी, और जैसे ही कुछ सुनती फौरन साकित हो जाती। कस्बे के आखिरी किनारे पर वो एक दीवार पर चढ़ी, जिस पर गुलाब की बेलें फैली थीं, कांटों की परवाह ना करते हुए, और दूसरी तरफ एक गीली स्याह घास वाले मैदान में कूद गई। वो मुलाकात की जगह तक आधे रास्ते में पहुंची थी जब 3 हवाई जहाज उसके ऊपर से गरजते हुए गुजरे, इतने नीचे कि दरख्त कांपने लगे और जमीन लरज उठी। मशीन गनों की फायरिंग शुरू हो गई। रोशनी और आवाज के धमाके होने लगे। एक छोटा तैयारा झुककर एक तरफ को मुड़ा। उसने उसके परों के नीचे अमेरिकी निशान देखा जब वो बाईं जानिब झुका और ऊपर की तरफ उड़ा। चंद लम्हे बाद एक बम की सीटी नुमा दिल दहला देने वाली आवाज सुनाई दी, गैर इंसानी चीखती हुई चीख, और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। वो हवाई अड्डा था। वो उसे बमबारी का निशाना बना रहे थे। हवाई जहाज एक बार फिर उसके ऊपर से गरजे। एक और बार फायरिंग हुई और अमेरिकी तैयारे को गोली लग गई। उसमें से धुआं उठने लगा। एक चीखती हुई आवाज फजा में फैल गई। तैयारा नीचे की तरफ गिरा, चक्कर खाता हुआ। उसके पर चांदनी में चमकने लगे। वो जमीन से इस शिद्दत से टकराया कि इजाबेल की हंडियां तक लरज गईं और जमीन थरथरा उठी। फौलाद जमीन से टकराया, मताली कीलें उड़ी, जड़ें उखड़ गईं। टूटा हुआ तैयारा जंगल से होता हुआ रेंगता गया, दरख्तों को यूं तोड़ता जैसे वो माचिस की तीलियां हों। धुएं की बूंद नाकाबिले बर्दाश्त थी, और फिर एक जोरदार वश की आवाज के साथ तैयारे में आग लग गई। आसमान में एक पैराशूट नमूदार हुआ, झूलता हुआ। उसके नीचे लटका हुआ आदमी एक नुक्ते जितना छोटा दिखाई दे रहा था। इजाबेल जलते दरख्तों के दरमियान दौड़ पड़ी। धुएं ने उसकी आंखों में जलन पैदा कर दी। वो कहाँ है? उसे सफेद रंग की एक झलक दिखाई दी और वो उसकी तरफ लपकी। पैराशूट बेजान होकर जमीन पर फैला हुआ था। हवाई बाज इससे बंधा हुआ था। इजाबेल ने आवाजें सुनी। वो ज्यादा दूर नहीं थीं और कदमों की कुछ-कुछ। वो खुदा से दुआ कर रही थी कि ये उसके साथी हों, मुलाकात के लिए आ रहे हों, मगर यकीन से कुछ कहा नहीं जा सकता था। नाजी हवाई अड्डे पर मसरूफ होंगे, मगर ज्यादा देर नहीं। वो घुटनों के बल फिसलकर नीचे गिरी।
हवाईबाज के पैराशूट की गिरहें खोली, उसे लपेटा और जितना दूर मुमकिन था दौड़कर ले गई। फिर उसे मुर्दा पत्तों के ढेर तले छुपाने की कोशिश की। फिर वो वापस पायलट के पास पहुंची, उसकी कलाइयों से पकड़ा और घसीटकर जंगल की गहराई में ले गई। तुम्हें बिल्कुल चुप रहना होगा, समझ रहे हो? मैं वापस आऊंगी मगर तुम्हें पुरसुकून और साकित लेटे रहना है, वो यू बेचा कहकर सरगोशी में बोला। इजाबेल ने उसे पत्तों और शाखों से ढांप दिया, मगर जब वो पीछे हटी तो उसने देखा कि कीचड़ में उसके कदमों के निशानात बाकी थे, जिनमें अब स्याह पानी रिस रहा था, और वो घसीटने के निशान भी जो उसने पायलट को खींच कर लाते वक्त छोड़े थे। स्याह धुआं उसके इर्द गिर्द लिपट गया। आग करीब आ रही थी, मजीद भड़क रही थी। मिर्द, वो बड़बड़ाई, आवाजें थीं, लोग चीख रहे थे। उसने हाथ साफ करने की कोशिश की, मगर कीचड़ बस फैलता गया, उस पर निशान छोड़ता गया। 3 साए जंगल से निकलकर उसकी तरफ बढ़े। इजाबेल, एक आदमी ने कहा, ये तुम हो? एक मशाल रोशन हुई और हेनरी और डीडियर नजर आए। और गायता, तुम्हें पायलट मिल गया? हेनरी ने पूछा। इजाबेल ने सर हिलाया। वो जख्मी है। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। नाजी आ रहे थे। डीडियर ने पीछे देखा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हम कभी शहर तक नहीं पहुंच पाएंगे, हेनरी ने कहा। इजाबेल ने एक लम्हे में फैसला किया। मुझे पता है कि यहाँ करीब हम उसे छिपा सकते हैं। ये अच्छा ख्याल नहीं है, गायतान ने कहा। जल्दी करो, इजाबेल ने सख्ती से कहा। वो लाजर्डीन के खेत में अब थे। दरवाजा उनके पीछे बंद था। हवाईबाज मट्टी में बिखरा पड़ा था, बेहोश। उसका खून डेडियर के कोट और दस्तानों पर लग चुका था। गाड़ी को आगे धकेलो। हेनरी और डेडियर ने रेनो गाड़ी को आगे धकेलकर सेलर का दरवाजा उठाया। वो दरवाजा एहतिजाज के तौर पर चरचराया और आगे गिरकर गाड़ी के फेंडर से टकरा गया। इजाबेल ने तेल का चिराग रोशन किया और एक हाथ में थामे हुए लड़खड़ाती सीढ़ी से नीचे उतरने की कोशिश की। उसने जो सामान छोड़ा था उसमें से कुछ इस्तेमाल हो चुका था। उसने चिराग उठाया। इसे नीचे ले आओ। मर्दों ने एक दूसरे को फिक्रमंदी से देखा। मुझे इसके बारे में नहीं पता है, हेनरी ने कहा। हमारे पास और क्या इंतखाब है, इजाबेल ने तेज आवाज में कहा। अब इसे नीचे ले आओ। गायतान और हेनरी ने बेहोश हवाईबाज को नीचे एक तारीक और नम सेलर में ले जाकर गद्दे पर लिटा दिया, जो उसके वजन से सरसराहट की आवाज पैदा कर रहा था। हेनरी ने इजाबेल को फिक्रमंदी से देखा। फिर वो सेलर से बाहर निकला और उनके ऊपर खड़ा हो गया। चलो गायतान। गायतान ने इजाबेल को देखा। हमें गाड़ी को री जगह पर डालना होगा। तुम यहाँ से उस वक्त तक नहीं निकल सकती जब तक हम तुम्हारे लिए वापस न आ जाएं। अगर हमें कुछ हो गया तो कोई नहीं जानेगा कि तुम यहाँ हो। वो वाज़े तौर पर उसे छूना चाहता था और इजाबेल उसकी ख्वाहिश महसूस कर सकती थी, मगर वो दोनों वहीं खड़े रहे। उनके हाथ अपनी जगहों पर थे। नाजी इस हवाईबाज को तलाश करने में बेरहम होंगे। अगर तुम पकड़ी गई तो? वो अपनी ठुड्डी ऊपर उठाए, ये कोशिश करते हुए छिपाने की कि वो कितनी खौफजदा थी। मुझे पकड़ना मत, वो नामालूम तौर पर उसे कहना चाहता था, मगर वो दोनों वहीं खड़े रहे। उनके हाथ अपनी जगहों पर थे। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हें महफूज नहीं रखना चाहता? मुझे पता है कि तुम चाहते हो, उसने आहिस्ता से कहा। इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, हेनरी ने ऊपर से कहा, चलो गायतान, हमें डॉक्टर को ढूंढना है और कल उन्हें यहाँ से निकालने का तरीका सोचना है। गायतान पीछे हटा। पूरी दुनिया जैसे उनके दरमियान इस छोटे से खला में सिमट गई। जब हम वापस आएंगे तो 3 बार दरवाजा खटखटाएंगे और सीटी बजाएंगे, तो हमें गोली मत मारना। मैं कोशिश करूंगी कि ना मारूं, इजाबेल ने कहा। वो तवालत की, मगर उसके पास और कुछ कहने को नहीं था सिवाय उसके नाम के, एक अफसोस के साथ जो मामूल बन चुका था। एक आह के साथ वो मुड़ा और सीढ़ी चढ़ने लगा। चंद लम्हे बाद ट्रैपडोर जोर से बंद हो गया। उसने ऊपर तख्तों की आवाज सुनी, जैसे रेनो गाड़ी को अपनी जगह वापस किया जा रहा हो। फिर खामोशी। इजाबेल में बेचैनी का आगाज होने लगा। ये फिर से वो बंद कमरा था। मैडम डम का दरवाजा बंद करना, ताला लगाना और उसे चुप रहने को कहना कि वो चीजें ना मांगे। वो यहाँ से नहीं निकल सकती थी, हत्ता कि इमरजेंसी में भी। रुको, पुरसुकून रहो, तुम्हें पता है कि क्या करना है। वो शेल्फ के पास गई और अपने पिता के शॉटगन को एक तरफ धकेलकर मेडिकल सप्लाईज का बॉक्स निकाल लिया। एक फौरी जायजे से पता चला कि इसमें कैंची, सुई और धागा, अल्कोहल, पट्टियां, क्लोरोफॉर्म, बेंजीड्रीन गोलियां और चिपकने वाली टेप मौजूद थीं। वो हवाईबाज के साथ घुटने के बल बैठ गई और चिराग को अपने करीब जमीन पर रखा। उसके फ्लाइट सूट का सीना खून से तर हो चुका था और कपड़े को उतारना बड़ी मेहनत का काम था।
जब उसने कपड़ा उतारा तो उसने उसके सीने में एक वसी सुराख देखा और जान लिया कि अब वो कुछ नहीं कर सकती। वो उसके करीब बैठी, उसका हाथ थामे रखा, यहाँ तक कि उसने आखिरी बेचैन सांस ली और फिर उसकी सांसें रुक गईं। उसका मुंह आहिस्ता से खुल गया। उसने आहिस्ता से उसके गले से उसके डॉग टैग निकाले। उन्हें छुपाना जरूरी था। वो उन्हें देखकर बोली, लेफ्टिनेंट कीथ जॉनसन। इजाबेल ने चिराग बुझा दिया और मुर्दा आदमी के साथ अंधेरे में बैठ गई। अगले दिन वियान ने एंटिन की डेनिम ओवरऑल और एक फ्लैनल की कमीज पहन रखी थी, जो उसने उसकी जसामत के मुताबिक छोटी कर ली थी। वो इतनी पतली हो गई थी कि कमीज अभी भी उसकी जिस्म पर बड़ी लग रही थी। उसे दोबारा साइज में लाना पड़ेगा। उसका आखिरी केयर पैकेज एंटिन के लिए किचन काउंटर पर रखा था, मेल करने के लिए तैयार। सोफी रात भर बेचैन रही थी, इसलिए वियान ने उसे सो लेने दिया। वो नीचे गई और कॉफी बनाने लगी और तकरीबन कैप्टन बेक से टकरा गई, जो लाउंज में चक्कर लगा रहा था। ओ हेयर कैप्टन, मैं माजरत चाहती हूँ। उसने जैसे उसकी बात न सुनी। वियान ने उसे इतना बेचैन कभी नहीं देखा था। उसके अमूमन तरतीब दिए गए बाल बेतरतीबी में थे। एक लटक कर उसके चेहरे पर आ रहा था और वो लानत भेजते हुए उसने उसे हटाया। वो अपनी बंदूक पहने हुए था, जो वो कभी घर में नहीं पहनता था। वो उसके पास से गुजरा। उसके हाथ अपने पहलुओं पर मुक्के बने हुए थे। गुस्सा उसके खूबसूरत चेहरे को बिगाड़ रहा था और उसे तकरीबन पहचानना मुश्किल हो गया था। कल रात यहाँ करीब एक तैयारा गिरकर तबाह हो गया, एक अमरीकी तैयारा, वो जो मस्टैंग कहलाता है। मुझे लगा था कि तुम चाहते हो कि उनके तैयारे गिर जाएं। क्या यही वजह है कि तुम उन्हें गोली मारते हो? हम सारी रात तलाशी लेते रहे और पायलट नहीं मिला। कोई उसे छुपा रहा है। छुपाना? ओ, मुझे शक है। ज्यादातर इम्कान यही है कि वो मर चुका होगा। फिर वहां लाश होनी चाहिए थी मदाम। हमने पैराशूट तो पाया, लेकिन कोई लाश नहीं मिली। लेकिन कौन इतना बेवकूफ होगा? वियान ने कहा। क्या तुम उन लोगों को मौत नहीं देते ऐसे काम करने पर? जल्दी से। दियान ने कभी उसे इस तरह बात करते नहीं सुना था। उसकी बात ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और उस दिन को याद कराया जब रेचल और दूसरे अफराद को जलावतन किया गया था और वो चाबुक उसके हाथ में था। मेरे अंदाज को माफ कीजिए मदाम, लेकिन हमने आपको अपने बेहतरीन रवैये दिखाए हैं और ये है जो हमें आप में से बहुत से फ्रांसीसियों से मिलता है, झूठ, गद्दारी और तखरीबगारी। वियान का मुंह हैरत से खुल गया। उसने उसकी तरफ देखा और देखा कि वो उसकी तरफ घूम रही है, तो उसने मुस्कुराने की कोशिश की। एक बार फिर से माफी चाहती हूँ, मेरा मतलब आपसे नहीं था यकीनन। कमांडेंट मुझे इस नाकामी के लिए इल्जाम दे रहा है कि हम हवाबाज को तलाश नहीं कर पाए। मुझे आज बेहतर काम करने का हुक्म दिया गया है। वो सामने वाले दरवाजे की तरफ गया, उसे खोला। अगर मैं नहीं किया। खुले दरवाजे के जरिए वियान ने अपने सहन में हल्का सा सुरमई ग्रे रंग देखा। फौजी। गुड डे मदाम। वियान ने उसकी पीछे चलना शुरू किया जब तक कि वो दरवाजे के पहले कदम तक नहीं पहुंची। सभी दरवाजे बंद करके ताला लगा देना मदाम। ये पायलट बहुत मायूस हो सकता है। तुम नहीं चाहोगी कि वो तुम्हारे घर में घुस जाए। वियान ने सर हिलाया और खामोशी से कहा। बेक अपने फौजियों के समूह में शामिल हो गया और रहनुमाई करता हुआ आगे बढ़ा। उनके कुत्ते जोर से भौंक रहे थे और वो दीवार के टूटे हुए हिस्से के नीचे जमीन को सूंघते आगे बढ़ रहे थे। वियान ने पहाड़ की तरफ देखा और देखा कि खेत का दरवाजा जुज़वी तौर पर खुला हुआ है। हेयर कैप्टन, उसने पुकारा। कैप्टन रुक गया। उसके फौजी भी रुके। कुत्ते अपने पट्टों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसने रेचल के बारे में सोचा। ये वो जगह होती जहां रेचल आती अगर वो बचकर आप निकलती तो। कुछ नहीं हेयर कैप्टन, उसने पुकारा। उसने बेदिली से सर हिलाया और अपने फौजियों को सड़क पर लेता हुआ आगे बढ़ा। वियान ने दरवाजे के करीब बूट पहने और जैसे ही फौजी नजरों से ओझल हुए, वो तेजी से पहाड़ की तरफ चढ़ गई। जल्दी में वो गीली घास पर 2 बार फिसली और बाल बाल बची। आखिरी लम्हे में खुद को सीधा करते हुए उसने गहरी सांस ली और खेत का दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। उसने फौरन महसूस किया कि गाड़ी को हटाया गया है। मैं आ रही हूँ रेचल, उसने कहा। उसने गाड़ी को न्यूट्रल में डालकर आगे धकेला ताकि सेलर का दरवाजा दिखाई दे। वो झुककर चिपचिपे मेटल हैंडल को तलाश करके हैच दरवाजा उठाया। जब ये ऊपर गया तो उसने इसे गाड़ी के फेंडर पर टकराने दिया। उसने एक लैंटेन निकाली, जलाई और अंधेरे सेलर में झांका। रेच, चली जाओ वियान, अभी। इजाबेल, वियान सीढ़ी से नीचे उतरते हुए बोली। इजाबेल, तुम क्या कर रही हो?
वो जमीन पर गिरी और मुड़कर लैंटेन को हाथ में पकड़े रोशनी के साथ चमक रही थी। उसकी मुस्कान गायब हो गई। इजाबेल का लिबास खून से काला हो गया था। उसके सुनहले बाल उलझे हुए थे, पत्ते और टहनियां उनमें फंसी हुई थी और उसका चेहरा इतना खराशों से भरा था कि ऐसा लग रहा था जैसे वो ब्लैकबेरी के पौधे में दौड़ कर आई हो। लेकिन ये सबसे बदतर बात थी। पायलट। वियान ने सरगोशी की, उस आदमी को देखकर जो बिगड़े हुए गद्दे पर लेटा था। इस दृश्य ने उसे इतना गिरा दिया कि वो शेल्फ की तरफ पीछे हट गई। कुछ जमीन पर गिरा और घूमा। वो जिसे वो तलाश कर रहे हैं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं हूं जो यहाँ नहीं होना चाहिए? तुम बेवकूफ हो। क्या तुम्हें पता है कि अगर वो हमें यहाँ पकड़ ले तो हमारे साथ क्या होगा? तुमने ये खतरा मेरे घर में कैसे लाया? मुझे अफसोस है। बस सेलर का दरवाजा बंद कर दो और गाड़ी को वापस अपनी जगह पर रख दो। कल जब तुम उठोगी हम जा चुके होंगे। तुम्हें अफसोस है? वियान ने कहा। उसके अंदर गुस्सा दौड़ने लगा। उसकी बहन ने ये हरकत क्यों की? सोफी और उसे खतरे में डालना। और अब यहाँ आरी भी है जो अभी तक नहीं समझा कि उसे डैनियल बनना चाहिए था। तुम हमें सबको मरवा दोगी। वियान पीछे हटी, सीढ़ी की तरफ बढ़ते हुए। उसे खुद और उस हवाबाज और अपनी खुदगर्ज बहन से ज्यादा फासला रखना था। कल सुबह तक यहाँ से निकल जाओ इजाबेल, और वापस मत आना। इजाबेल में इतनी जुर्रत थी कि वो जख्मी नजर आई। लेकिन मत कहो, वियान ने कहा। मैं तुम्हारे लिए और कोई बहाना नहीं बना सकती। बचपन में मैं तुमसे बुरा था। मामा मर गई, बाबा शराबी हैं, मदाम डॉम। बहन, तुम्हारे लिए मगर ये यहाँ तक खत्म होता है। तुम हमेशा की तरह बेफिक्र और बेपरवाह हो। सिर्फ अब तुम लोगों को मरवाओगी। मैं तुम्हें सोफी को खतरे में नहीं डालने दे सकती। वापस मत आना। तुम्हें यहाँ खुशामदीद नहीं कहा जाएगा। अगर तुम वापस आई तो मैं खुद तुम्हें पकड़वा दूंगी। इसके बाद वियान सीढ़ियों पर चढ़ गई और सेलर का दरवाजा पीछे से बंद कर दिया। वियान को खुद को मसरूफ रखना पड़ा, वरना वो पूरी तरह से खौफ में मुब्तला हो जाती। उसने बच्चों को जगाया और उन्हें हल्का नाश्ता खिलाया और अपने कामों में लग गई। पिछले खजान की सब्जियों की फसल काटने के बाद उसने खीरा और जुकीनी अचार में डाला और कुछ पंपकिन की प्यूरी भी सुरक्षित की। इस दौरान वो इजाबेल और खेत में मौजूद हवाबाज के बारे में सोच रही थी। क्या किया जाना चाहिए? ये सवाल उसे पूरे दिन परेशान करता रहा। बार बार अपने आप को दोहराता। हर चुनाव खतरनाक था। जाहिर है उसे खेत में हवाबाज के बारे में खामोश रहना चाहिए था। खामोशी हमेशा सुरक्षित होती है। लेकिन अगर बेक, गेस्टापो, एसएस और उनके कुत्ते खुद खेत में दाखिल हो जाएं, अगर बेक ने हवाबाज को उस खेत में तलाश कर लिया जहां वो मुकीम था, तो कमांडेंट खुश नहीं होता। बेक जलील हो जाते। कमांडेंट मुझे इस नाकामी के लिए इल्जाम दे रहा है कि हम हवाबाज को तलाश नहीं कर पाए। जलील मर्द खतरनाक हो सकते हैं। शायद उसे बेक को बताना चाहिए था। वो एक अच्छा आदमी था। उसने रेचल को बचाने की कोशिश की थी। उसने आरी के लिए कागजात बनवाए थे। वो वियान की केयर पैकेजेस उसके शौहर को भेजता था। शायद बेक को कायल किया जा सकता था कि वो हवाबाज को ले जाए और इजाबेल को उसमें शामिल ना करे। हवाबाज को कैदियों के कैंप भेजा जाएगा। ये ज्यादा बुरा नहीं था। वो अभी तक उन सवालों से लड़ रही थी जब तक कि रात का खाना खत्म नहीं हो गया और बच्चों को सुला नहीं दिया। वो सोने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। वो कैसे सोती जब उसके खानदान को इतने खतरे का सामना था? इस ख्याल ने इजाबेल के साथ उसके गुस्से को दोबारा बढ़ा दिया। 10 बजे के करीब उसने सामने कदमों की आवाज सुनी और दरवाजे पर एक तेज दस्तक सुनी। उसने अपना काम छोड़ा और उठ खड़ी हुई। अपने बालों को चेहरे से पीछे करते हुए वो दरवाजे की तरफ गई और उसे खोला। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वो उन्हें अपने पहलुओं पर मुक्का करके रोकने की कोशिश कर रही थी। हेयर कैप्टन, उसने कहा, आप देर से आए हैं। क्या मैं आपके लिए कुछ खाना बनाऊं? उसने बड़बड़ाते हुए कहा, नहीं शुक्रिया, और उसके पास से गुजरते हुए पहले से ज्यादा सख्ती से अंदर आया। वो अपने कमरे में गया और एक ब्रांडी की बोतल ले आया। एक टूटे हुए काफी ग्लास में एक बड़ा घूंट डाला। उसने मशरूब पिया और एक और ग्लास भरकर पिया। हेयर कैप्टन, हमने पायलट को नहीं पाया, उसने कहा दूसरा ग्लास पीते हुए, और तीसरा ग्लास डाला। ओह, ये गेस्टापो। उसने उसकी तरफ देखा। वो मुझे मार डालेंगे, उसने धीमी आवाज में कहा। नहीं, यकीनन नहीं, वो मायूस होने को पसंद नहीं करते। उसने तीसरा ग्लास ब्रांडी पिया और ग्लास को टेबल पर पटक दिया, तकरीबन तोड़ दिया। मैंने हर जगह तलाश की है, उसने कहा। इस बर्बाद शहर के हर कोने कोने में मैंने सेलरों, तहखानों और मुर्गी के पिंजरे में भी तलाश की है, कांटों की झाड़ियों और गंदे ढेर के नीचे। और मेरे पास क्या है?
एक पैराशूट जिस पर खून लगा हुआ है और कोई पायलट नहीं। यकीनन आपने हर जगह नहीं देखी होगी। उसने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। क्या मैं आपके लिए कुछ खाना लाऊं? मैंने आपके लिए रात का खाना बचा रखा था। उसने अचानक रुककर उसकी तरफ देखा, फिर कहा, ये मुमकिन नहीं है, लेकिन उसने एक टॉर्च लाइट पकड़ी और किचन की अलमारी की तरफ तेज कदमों से बढ़ा और दरवाजा खोला। आप क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारा घर तलाश कर रहा हूँ। यकीनन आप नहीं समझते। वो वहाँ खड़ी रही। दिल की धड़कन तेज हुई जब उसने कमरे से कमरे में तलाश की और अलमारियों से कोट निकाले और दीवान को दीवार से हटाया। क्या आप मुतमईन हैं? मुतमईन मदाम, इस हफ्ते हमने 14 पायलट गुमवाए हैं और अल्लाह जानता है कितनी एयरक्राफ्ट की अमला भी। 2 दिन पहले एक मर्सिडीज बेंज की फैक्ट्री उड़ा दी गई और तमाम कारकुन मारे गए। मेरा चचा उस इमारत में काम करता था, शायद काम करता था। मुझे अफसोस है। वेयान ने गहरी सांस ली। ये सोचकर मामला खत्म हो गया और फिर देखा कि वो बाहर जा रहा है। क्या उसने आवाज निकाली? उसे डर था कि उसने ऐसा किया होगा। वो उसके पीछे बढ़ी, उसका आस्तीन पकड़ने का इरादा किया, लेकिन वो बहुत देर कर चुकी थी। वो अब बाहर जा चुका था। अपने टॉर्च लाइट की रोशनी की किरण के पीछे चलता हुआ, किचन का दरवाजा पीछे खुला छोड़ते हुए वो उसके पीछे दौड़ती रही। वो कबूतर खाने के पास था, दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। हेयर कैप्टन, वेयान ने गति सुस्त की, अपने सांस को काबू में रखने की कोशिश की और अपने नम हाथों को पतलून के धागों पर रगड़ा। उसे टोकते हुए कहा, मैं तुम्हारी रेनो को उठाकर सेलर के सामने से हटाऊंगा। उसने वेयान की तरफ नहीं देखा ताकि वो बाहर निकल सके। तुम यहाँ कुछ नहीं पाओगे। हेयर कैप्टन, तुम्हें ये बात जाननी चाहिए। क्या तुम झूठी हो मदाम? वो गुस्से में नहीं था, वो डरा हुआ था। नहीं, तुम जानते हो, मैं नहीं हूँ वुल्फगैंग। उसने उसका क्रिसमस नाम पहली बार इस्तेमाल किया। यकीनन तुम्हारे ऊपरी अधिकारी तुम्हें दोष नहीं देंगे। यही मसला है तुम्हारी फ्रेंच कॉम के साथ। तुम हकीकत को नहीं देख सकते। जब वो तुम्हारे साथ बैठकर बात करती है, वो उसके पास से गुजरा और पहाड़ी पर चढ़ने लगा, खेत की तरफ। वो इजाबेल और हवाबाज को ढूंढेगा और अगर उसने उन्हें ढूंढ लिया तो सभी को कैद, शायद उससे भी बुरतर। वो कभी नहीं मानेगा कि उसने उसके बारे में कुछ नहीं जाना। वो पहले ही बहुत कुछ जाहिर कर चुकी थी कि वो बेगुनाह वापस नहीं जा सकती थी और अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी कि वो उसकी इज्जत पर निर्भर करके इजाबेल को बचाए। वेयान ने उससे झूठ बोला था। वो खेत का दरवाजा खोलकर वहाँ खड़ा हो गया, अपने हाथों को कमर पर रखते हुए चारों तरफ देखते हुए। उसने अपनी टॉर्च लाइट नीचे रखी और एक तेल का दिया जलाया। दिया रखकर उसने खेत के हर कोने का निरीक्षण किया, हर स्टॉल और खेत की छत को चेक किया। क्या आपने देखा? वेयान ने कहा, अब घर वापस चलिए, शायद आपको एक और ब्रांडी पसंद आए। उसने नीचे देखा, मिट्टी में हल्के टायर के निशान थे। आपने एक बार कहा था कि मडाम डे चैम्पलेन सेलर में छुपी होगी। नहीं, वेयान कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जब उसने मुंह खोला कुछ नहीं निकला। उसने रेनो का दरवाजा खोला, गाड़ी को न्यूट्रल में डाला और उसे आगे धकेल दिया, इतना दूर कि सेलर का दरवाजा जाहिर हो गया। कैप्टन, प्लीज। वो उसके सामने झुक गया। उसकी उंगलियां फर्श पर हरकत करती हुई दरारों में हैच के किनारे खोज रही थीं। अगर उसने वो दरवाजा खोल लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो इजाबेल को गोली मार देगा या उसे हिरासत में लेकर जेल भेज देगा और वेयान और बच्चे भी गिरफ्तार हो जाएंगे। उससे बात करने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसे कायल करने का कोई फायदा नहीं था। बेक ने अपनी बंदूक निकाली, उसे कॉक किया। वेयान ने मायूसी से कोई हथियार तलाश किया। दीवार के साथ पड़ी एक कुचरी नजर आई। उसने हैच का दरवाजा खोला और कुछ बोला। जब दरवाजा खटाक से खुला, वो खड़ा हो गया, निशाना लगाते हुए। वेयान ने कुचरी को पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंका। मेटल का हिस्सा उसके सर के पीछे के हिस्से पर घटाक की आवाज के साथ लगा और उसकी खोपड़ी में गहराई से कट गया। खून उसके यूनिफॉर्म के पीछे से बह रहा था। इसी समय 2 गोलियां चली, एक बेक की बंदूक से और एक सेलर से। बेक एक तरफ लड़खड़ाकर मुड़ गया, उसके सीने में प्याज जितना छेद था, खून फूट रहा था। उसकी खोपड़ी और बाल एक आंख के ऊपर लटक रहे थे। मदाम, उसने कहा, घुटनों के बल गिरते हुए। उसकी पिस्तौल फर्श पर गिरकर खटाक से गरजी। वेयान ने कुचरी फेंककर बेक के पास घुटने टेक दिए, जो खून में डूबे हुए थे और मुंह के बल गिरे हुए थे। उसने अपनी सारी ताकत से उसे पलटा। वो पहले ही पतला और सफेद हो चुका था। उसके खून से उसके बाल चिमटे हुए थे, उसकी नाक से खून बह रहा था और हर सांस में बुलबुला बन रहा था। मुझे अफसोस है, वेयान ने कहा। बेक की आंखें झपक कर खुली। वेयान ने उसके चेहरे से खून साफ करने की कोशिश की, मगर ये और ज्यादा गंदा हो गया। उसके हाथ अब खून से भरे हुए थे। मुझे तुम्हें रोकना था, उसने धीमी आवाज में कहा। मेरे परिवार से कहना। वेयान ने उसकी जीवन का अंत होते हुए देखा, उसकी सांस रुकना, उसका दिल धड़कना बंद हो जाना। पीछे से उसने अपनी बहन को सीढ़ियों पर चढ़ते हुए सुना। वेयान हरकत नहीं कर सकी। क्या तुम ठीक हो? इजाबेल ने हाँफते हुए सांसों के साथ पूछा।
वो पीली और थोड़ी कमजोर लग रही थीं। मैंने उसे मार डाला, वो मर चुका है, वेयान ने कहा। नहीं, तुमने नहीं, मैंने उसके सीने में गोली मारी थी, इजाबेल ने कहा। मैंने उसे कुचरी से सर पर मारा, कुचरी से। इजाबेल उसकी तरफ बढ़ी। वेयान, मत आना, वेयान ने तेज आवाज में कहा। मैं तुमसे कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। तुम्हें पता है तुमने क्या किया? एक नाजी, मेरे खेत में मुर्दा। इससे पहले कि इजाबेल को जवाब देती, एक तेज सी सीटी की आवाज आई और फिर एक गधा गाड़ी खेत में दाखिल हुई। वेयान ने बैग का हथियार पकड़ा, खून से फिसलते हुए फर्श पर कदम रखे और अजनबियों की तरफ बंदूक उठाकर निशाना बनाया। वेयान, गोली ना चलाओ, इजाबेल ने कहा। ये हमारे दोस्त हैं। वेयान ने गाड़ी में बैठे हुए खचक मर्दों को देखा, फिर अपनी बहन को देखा जो सियाह कपड़ों में मलबूस थी और पीली नजर आ रही थी। उसकी आंखों के नीचे साए थे। यकीनन वो दोस्त हैं। उसने एक तरफ हरकत की लेकिन बंदूक को सही तरीके से रखा। मर्दों का हुजूम टूटा फूटा गाड़ी के सामने जमा हो गया था। उनके पीछे गाड़ी के बिस्तर पर एक सनोबर की ताबूत पड़ी थी। वेयान ने हेनरी को पहचाना, वो आदमी जो शहर के होटल का मालिक था जिसके साथ इजाबेल पेरिस भाग गई थी, कम्युनिस्ट जिसके साथ इजाबेल को थोड़ा सा मोहब्बत का गुमान था। यकीनन, वेयान ने कहा। आपका आशिक? हेनरी गाड़ी से नीचे उतरा और खेत का दरवाजा बंद किया। ये क्या हो गया? वेयान ने उसे खचरी से मारा और मैंने उसे गोली मारी, इजाबेल ने कहा। ये कुछ बहनों की लड़ाई है कि किसने उसे मारा, लेकिन वो मर चुका है। कैप्टन बेक, वो फौजी जो यहाँ ठहरा था। हेनरी ने अजनबियों में से एक के साथ एक नजर का तबादला किया, एक चुस्त तेज चेहरे वाला जवान आदमी जिसके बाल बहुत लंबे थे। ये मसला है, उस आदमी ने कहा। क्या आप लाश को ठिकाने लगा सकते हैं? इजाबेल ने पूछा। वो अपने सीने को दबाए हुए थी जैसे उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा हो, और हवावाज की लाश भी, वो नहीं बच सका। एक बड़ा झाड़ू वाला आदमी जो पिछड़े हुए कोट और बहुत छोटे पैंट में मलबूस था गाड़ी से नीचे उतरा। लाशों को ठिकाने लगाना आसान हिस्सा है। ये लोग कौन थे? इजाबेल ने सर हिलाया। वो बैग को तलाश करेंगे। मेरी बहन पूछगछ का सामना नहीं कर सकती। हमें उसे और सोफी को छुपाना होगा। ये सुनकर वेयान ने महसूस किया जैसे वो उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज कर रही हों। भागना मेरी गुनाहगारी को साबित करेगा। तुम नहीं रह सकती, इजाबेल ने कहा। ये महफूज नहीं है। जरूर इजाबेल, अब तुम मेरे बारे में फिक्र करो, जबकि तुमने मुझे और बच्चों को खतरे में डाला और मुझे एक अच्छे आदमी को मारने पर मजबूर किया। वेयान, प्लीज। वेयान ने अपने अंदर कुछ सख्त होता महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे हर बार जब वो सोचती कि इस युद्ध में उसने संगीन हदों को पार कर लिया है, कुछ और बदतर हो जाता। अब वो एक कातिला बन चुकी थी और ये इजाबेल की गलती थी। वो आखिरी काम जो वो करने वाली थी वो ये था कि अपनी बहन की बात माने और ले 4 दिन छोड़ दे। मैं ये कहूंगी कि बेक हवावाज को तलाश करने गया था और वापस नहीं आया। एक आम फ्रांसीसी घरेलू खातून को ऐसे मामलों का क्या इल्म? वो यहाँ था, फिर वो चला गया। सेलावी। ये कोई बुरा जवाब नहीं है, हेनरी ने कहा। ये मेरी गलती है, इजाबेल ने वेयान के करीब आते हुए कहा। उसने अपनी बहन के अफसोस और गुनाह को महसूस किया, मगर वेयान को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बच्चों के लिए इतनी डरी हुई थी कि उसे इजाबेल की जज्बाती कैफियत की परवाह नहीं थी। यहाँ, ये तुम्हारी गलती है, मगर तुमने उसे मेरी बना दी। हमने एक अच्छे आदमी को मारा, इजाबेल। इजाबेल थोड़ा डगमगाई, बेआराम हुई। वे तुम्हें तलाश करेंगे, वेयान ने कहना शुरू किया। और ये किसकी गलती है? मगर जब उसने इजाबेल को देखा, अल्फाज उसके गले में फंस गए। उसने देखा कि इजाबेल की उंगलियों से खून बह रहा था। एक लम्हे के लिए दुनिया स्थिर हो गई, झुक गई और सिर्फ शोर ही रह गया। मर्दों की बातें, गधे का टांगों पर फर्श पर धड़कना और उसका अपना सांस। इजाबेल जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। वेयान के चिल्लाहट के पहले एक हाथ उसके मुंह पर लग गया और बाजुओं ने उसे पीछे खींच लिया। अगले ही लम्हे वो अपनी बहन से दूर खींची जा रही थी। उसने आजाद होने की कोशिश की, मगर जो आदमी उसे पकड़े हुए था वो बहुत ताकतवर था। उसने हेनरी को इजाबेल के पास गिरते हुए देखा और उसका कोट और ब्लाउज फाड़कर उसके कॉलर बोन के नीचे गोली का निशान दिखाया। हेनरी ने अपनी कमीज उतारी और जख्म पर दबा दी। वेयान ने अपने पकड़ने वाले को इतनी ताकत से कोहनी मारी कि वो उफ के साथ हिल गया। उसने खुद को छुड़ाकर इजाबेल के करीब दौड़ते हुए खून में फिसलते हुए करीब गिर गई। सेलर में तिब्बी सामान है। काले बालों वाले आदमी, जो अचानक वेयान की तरह लरसता हुआ लग रहा था, सेलर की सीढ़ियां नीचे उतरा और जल्दी से वापस आया, सामान लेकर। वेयान के हाथ लरज रहे थे जब उसने अल्कोहल की बोतल उठाई और अपने हाथों को जितना हो सका धोया।
उसने गहरी सांस ली और हेनरी की कमीज को जख्म पर दबाकर उसके नीचे धड़कने का एहसास किया। 2 बार उसे पीछे हटना पड़ा, कमीज से खून निचोड़कर दोबारा शुरू किया, मगर आखिरकार खून बहना रुक गया। धीरे धीरे उसने इजाबेल को अपने बाजुओं में घुमाया और एग्जिट जख्म देखा। अल्लाह का शुक्र है। उसने एहतियात से इजाबेल को वापस नीचे लिटाया। ये दर्द करेगा मगर तुम मजबूत हो, है ना इजाबेल? उसने जख्म पर अल्कोहल छिड़की। इजाबेल ने टमास पर कांपते हुए रद्दे अमल दिखाया, मगर न जागती और न चिल्लाई। ये अच्छा है, वियान ने कहा। अपनी आवाज की गूंज ने उसे सुकून दिया, याद दिलाया कि वो एक माँ है और माएं अपने परिवार की देखभाल करती हैं। बेहोश होना अच्छा है। उसने तिब्बी सामान में से सुई निकाली और उसमें धागा डाला। फिर उसने सुई को अल्कोहल में डुबोकर उसने बहुत एहतियात से जख्म को टांके मारना शुरू किया। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा और उसने इतना अच्छा काम नहीं किया था, मगर जो कुछ भी वो कर सकती थी सब कुछ किया। जब उसने दाखिला जख्म को टांके लगाए तो उसे कुछ एतवाद महसूस हुआ, इतना कि वो खारिजा जख्म को भी टांक सके और फिर उसे पट्टी लगा सके। आखिरकार वो पीछे हटकर बैठी, अपने खून आलूद हाथों और खून आलूद स्कर्ट पर नजर डालते हुए। इजाबेल बहुत मुजमहिल और कमजोर दिखाई दे रही थी, बिल्कुल अपने आप से मुख्तलिफ। उसके बाल गंदे और झगड़े हुए थे, उसके कपड़े अपने खून और हवाबाज के खून से तर थे, और वो बहुत कम उम्र लग रही थी। कितनी कम उम्र! वियान ने एक ऐसी शर्मिंदगी महसूस की जो इतनी गहरी थी कि उसे अपने पेट में मरोड़ आ गया। क्या उसने वाकई अपनी बहन से ये कहा था कि वो चली जाए और वापस ना आए? कितनी बार इजाबेल ने अपनी जिंदगी में ये सुना था, और अपने ही खानदान से, उन लोगों से जो उसे मोहब्बत करने वाले थे। मैं इसे ब्रांटोम के महफूज घर ले जाऊंगा, सिया बालों वाले आदमी ने कहा। ओ नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, वियान ने कहा। उसने अपनी बहन से नजर हटाई और देखा कि तीनों मर्द गाड़ी के पास खड़े होकर मशवरा कर रहे थे। वो उठकर खड़ी हुई। वो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी, तुम ही वो वजह हो कि वो यहाँ है। वो वजह है जिसकी वजह से हम यहाँ हैं, सिया बालों वाले आदमी ने कहा। मैं उसे ले जा रहा हूँ, अभी। वियान नौजवान आदमी के करीब पहुंची। उसकी आंखों में एक खास शिद्दत थी, ऐसी शिद्दत जो आमतौर पर उसे डरा देती, मगर अब वो खौफ से बालातर थी, एहतियात से भी ज्यादा। मैं जानती हूं कि तुम कौन हो। उसने मुझे तुम्हारा बताया था। तुम वो हो जो टूर से आया था और उसे एक नोट के साथ छोड़कर चला गया जैसे वो कोई भटकी हुई कुत्तिया हो। गैस्टन, है ना? गितान, उसने ऐसी नर्म आवाज में कहा कि वियान को उसे सुनने के लिए उसकी तरफ झुकना पड़ा। और तुम्हें इसके बारे में जानना चाहिए। क्या तुम वो नहीं हो जो उसकी बहन बनने की तकलीफ नहीं कर सकी जब उसे किसी बहन की जरूरत में थी? अगर तुमने उसे मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम मुझे मार डालोगे? वो मुस्कुराते हुए बोला। मैंने उसे बूट से मारा था और मुझे वो भी पसंद था। बस, हेनरी ने कहा जैसे वो उनके बीच कदम रखते हुए। वो यहाँ नहीं रह सकती वियान, इस बारे में सोचो। जर्मन अपने मुर्दा कैप्टन को ढूंढेंगे। उन्हें ऐसी औरत नहीं चाहिए जिसके जिस्म पर गोली का जख्म और झूठी दस्तावेजात हों। तुम समझ रही हो? बड़ा आदमी आगे बढ़ा। हम कैप्टन और हवाबाज को दफन कर देंगे और हम ये भी यकीनी बनाएंगे कि मोटरसाइकिल गायब हो जाए। गेतान, तुम उसे फ्री जोन के महफूज घर तक पहुंचाओ। वियान ने एक एक करके मर्दों पर नजर डाली। मगर कर्फ्यू के बाद है और सरहद 4 माइल दूर है और वो जख्मी है, कैसे? सवाल के बीच में ही उसे जवाब समझ आ गया। ताबूत। वियान ने एक कदम पीछे हटाया। उसका ख्याल इतना खौफनाक था कि उसने सर हिला दिया। मैं इसका ख्याल रखूंगा, गेतान ने कहा। उसे उस पर यकीन नहीं आया, एक लम्हे के लिए भी नहीं। मैं तुम्हारे साथ जा रही हूं, जितना सरहद तक। फिर जब मैं देखूंगी कि तुमने उसे फ्री जोन पहुंचा दिया, मैं वापस चलूंगी। तुम ये नहीं कर सकते, गेतान ने कहा। उसने उसकी तरफ देखा। तुम्हें हैरानी होगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। अब चलें, इसे यहां से निकालते हैं।